हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, कैसे आप सब? बढ़िया जी सर, हम तो बढ़िया हैं ही और रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। कल रिजल्ट्स आ जाएगा, उसके बाद हम जो है वो जेआरएफ अचीव कर लेंगे और जो लोग जेआरएफ नहीं अचीव करेंगे वो नए तरीके से फिर क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, है ना सर? क्योंकि क्या है ना, किसी की चीज के पीछे बैठे रहना वो सॉल्यूशन नहीं है ना। अगर हमें किसी किसी को सफलता 2 बार में मिलती है, किसी किसी को 3 बार में मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। इसलिए इंतजार नहीं करना और उसी चीज को लेते हुए हमने अपनी क्लासेस शुरू कर रखी है। कहाँ? सिर्फ यूट्यूब पे। हमने 5 क्लासेस जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो चलिए, रिजल्ट्स की तैयारी आप जरूर करिए, उसके साथ साथ क्लासेस भी लगाते रहिए, ठीक है। अगर आपका जेआरएफ हो गया तो फिर भैया बढ़िया, बल्ले बल्ले क्लासेस छोड़ देना, भाग जाना पीएचडी करने। और अगर किसी वजह से थोड़ी बहुत आपकी हमारी किसी की वजह से मेहनत कर रह जाती है कम, तो कोई बात नहीं, विल लुक फॉरवर्ड, है ना, आगे देखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज। क्या सर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 5 वीडियो जाके देख लीजिएगा, फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट शुरू करिएगा। आज हम लोग बेसिक सेल्स ऑफ गुड्स के बारे में चर्चा करेंगे। मैक्सिमम हमको लगता है 3 वीडियो इसमें लगाएंगे। 3 वीडियोज में आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट खत्म हो जाएगा। नहीं जी, चलिए आइए शुरू करते हैं। कहाँ चलते हैं? क्लास में, और देखते हैं क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। देखिए, सबसे पहले हम जानिए एडुकेटर के बारे में। मैंने इस एग्जाम को 5 बार क्वालिफाई किया, एक बार जेआरएफ और 4 बार यूजीसी, यानी कि 5 टाइम। उसके बाद पीएचडी मेरा भी परसुइंग है रांची यूनिवर्सिटी से, और असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, आप सबको लगता है कि सर पढ़ाना चाहिए और उसके लिए आप तैयारी भी कर रहे हैं, मैं वहां पढ़ा के आ चुका हूँ उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी में। इसके साथ साथ आपको क्या कर लेना है, नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जहां पे आपको क्या मिलेगा सर, आपको मिलेगा नोट्स, सारे इन्फॉर्मेशन। नहीं जी, चलिए, उसके साथ कोई दिक्कत आ रही है इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देखिए, अगर आप ऑलरेडी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। देखिए, पेपर 1 के इतने सारे लेक्चर्स और पेपर 2 के इतने सारे लेक्चर्स, सारा का सारा यूट्यूब में अवेलेबल है। मेरे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, है ना। चलिए, अब हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? बात कर रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की। तो भैया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब आया सर? सबसे पहले तो 1930 में आया, है ना। एक बात बताइए सर, क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से पहले क्या सेल्स और नहीं होते थे? जी बिल्कुल होते थे, है ना, सब कुछ होते थे, लेकिन वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन था। कब? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग पढ़ते हैं ना जी, तो सेक्शन 76 से लेकर 123 तक जो था, वो सारा का सारा एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन था, लेकिन उसके बाद इसका सेपरेशन कर दिया गया, ठीक है। तो 1930 में इसका सेपरेशन हुआ और इसमें 66 सेक्शंस टोटल बनाए गए। चलिए आइए अब देखते हैं क्या रहा है, ध्यान समझिएगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इट मींस यहां 2 चीजें आ रही है, एक तो सेल्स, एक तो गुड्स। ये एक्ट तो कानून सब जानते हैं, तो सेल्स गुड्स से रिलेटेड कानून जो होगा उसकी बात यहां होगी। तो भैया, सेल्स अगर होगा तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें होंगी। क्या क्या चीजें होंगी, ध्यान से देखो। तो अगर सेल्स की बात करी जाए तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें होंगी। क्या क्या होगा? तो सबसे पहले सर होगा ना, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां सेलर होंगे, होगा कि नहीं होगा सर? बायर होगा, होगा कि नहीं होगा सर? गुड्स होंगे, होगा कि नहीं होगा? जी सर बिल्कुल होंगे, है ना सर। इसके साथ साथ जो है सेल होना चाहिए, ठीक है, परचेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको पढ़नी जरूरी है, जो लॉ के हिसाब से माने गए कि भैया गुड्स किसको बोलते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा कि भैया सेल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, और इसी से ये सारा डेफिनेशन निकल के आ जाएंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहने का क्या मतलब, ये सारा डेफिनेशन समझेंगे हम लोग आराम से, डिटेल से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल समझते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको क्या समझाया था सर? भैया, एन एग्रीमेंट क्या था? एक एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स है। क्या है? इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो ये क्या कहला गया? कॉन्ट्रैक्ट। अब समझना किसको? सेल को। तो ऐसा सेल जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स हो, है ना, जिसको लॉ मानता हो, तो उसी से निकल के आ गया ये भाई साहब, सेल से सेलर, बायर, गुड्स, सेल, परचेज, ये सारी चीजें। आइए हम इसके डेफिनेशन को लॉ के हिसाब से समझते हैं, लेमन लैंग्वेज में समझेंगे, फिर लॉ के हिसाब से समझेंगे, है ना। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले एक चीज और ध्यान रखिए, किसी भी एक्ट का पहला सेक्शन, किसी भी, चाहे वो कोई भी एक्ट, जैसे हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़े तो वहां पे भी जो पहला सेक्शन था वो शॉर्ट मतलब टाइटल का था। पहला सेक्शन किसका था?
टाइटल का, और फिर एक्सटेंड का और कमेंसमेंट में का। भैया टाइटल क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, भैया कहां कहां एप्लीकेबल है, होल इंडिया, है ना। और जो कब आया भाई ये, तो 1 जुलाई 1930 को। ये 3 चीजें सेक्शन 1 में आपका मेंशन होता है हर एक एक्ट में, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब सेक्शन 2 डेफिनेशंस की बात करता है, किसकी बात करता है, डेफिनेशंस की। आइए क्या कह रहा है सेक्शन 2 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, डिफाइन द टर्म्स व्हिच हैव बीन फ्रीक्वेंटली यूज्ड। अब देखो कौन कौन सा यूज किया गया है, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है बायर। अब बायर कौन होता है भाई, बायर लॉ के हिसाब से बायर क्या है, हमारे हिसाब से बायर कौन है, मतलब जो सामान खरीद रहा है वही बायर, सिंपल सी बात है, ठीक है। हमारे हिसाब से अगर नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बात करें तो बायर कौन, क्रेता, है ना, वही बोलते हैं ना, क्रेता। सेलर कौन, विक्रेता। सेलर सामान बेचने वाला सेलर, और सामान खरीदने वाला बायर। लेकिन लॉ कहता है बायर मींस अ पर्सन हु बाइज, जो खरीदता है सामान, और अग्री टू बाय गुड्स, जो भी गुड्स को बाय खरीदता है वो तो बायर है ही, लेकिन ये एग्री कर देता है कि भैया हम गुड्स को खरीदेंगे, वो भी क्या है, वो भी बायर है। तो इस डेफिनेशन को सेक्शन क्या, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में मेंशन किया गया है, किसके, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं किसी दुकान पे गया, मैंने मान लो कपड़े खरीदने थे, मैंने कपड़े खरीद लिया और कपड़े खरीद के मैं लेके आ गया, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट, बायर तो हुए आप, ठीक। लेकिन आप बोले कि भैया हम ना गुड्स को हम कपड़ा खरीदेंगे, है ना, कपड़ा ये वाला खरीद लेंगे, बस शाम में आके खरीद लेते हैं, आप भी बायर की कैटेगरी में आ गए, ऐसा लॉ कहता है। बात समझ में आया, जी सर। चलिए एक तो हो गया बायर का डेफिनेशन, दूसरा जो है वो सेलर का डेफिनेशन है। सेलर का डेफिनेशन क्या कहता है, देखिएगा, कह रहा सेलर मींस द पर्सन हु सेल्स। पहले तो सीधा सीधी बात है भैया, एक सामान जो बेचता है वो तो सेलर है ही, उसके साथ साथ एग्रीज टू सेल्स गुड्स, या फिर बोलता है भैया हम इस सामान को ना बेचेंगे, ठीक है, तो भी वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेलर। सेम, तो याद रखिएगा बायर मींस अ पर्सन हु अग्री टू सेल्स और हु सेल्स, सॉरी हु बाय और एग्री टू बाय, इसको बोलते हैं बायर। और ए सेलर मींस अ पर्सन हु अग्री टू सेल्स और सेल्स, दोनों क्या है, सेलर है। ये कहां मेंशन है, ये सेक्शन 2 के सबसेक्शन 13 में मेंशन है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो बायर और सेलर का डेफिनेशन क्लियर हो गया, जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए क्या बोल रहा है, द टू टर्म्स बायर एंड सेलर आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंड रिप्रेजेंट टू पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। भाई साहब हमने कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ा था, 2 पार्टीज होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा तो कितनी पार्टीज होंगी, 2 पार्टीज होंगी, कौन, बायर और सेलर, एक खरीदने वाला एक बेचने वाला, ठीक है। तो वही कह रहा है बोथ द टर्म्स हाउएवर यूज्ड इन अ सेंस वाइडर देन देयर कॉमन मीनिंग, जिसका उसका जो कॉमन मीनिंग है, हम लोग बायर और सेलर का डेफिनेशन क्या, सिंपल समझे कि भैया जो खरीदने वाला और बेचने वाला, लेकिन उससे भी बड़ा वाइडर है क्या, कि जो अग्री करता है कि हम गुड्स को खरीदेंगे या फिर बेचेंगे, वो दोनों बायर और सेलर के डेफिनेशन में आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब है गुड्स। अब देखो बायर क्या बेच रहा है, गुड्स बेच रहा है, तो हम पहले सबसे पहले गुड्स की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। देखो लॉ का लैंग्वेज में अगर मैं एक बार रीड कर दूं आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, चलो मैं रीड करके आपको दिखाता हूं, मैं उसको ब्रेक ब्रेक करके तोड़ के बताऊंगा, टेंशन मतलब बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। देखो मैं एक बार पहले रीड कर रहा हूं, हाँ चलो। कह रहा गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी and includes stocks and share, growing crops, grass, things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale and under contract of sale। कुछ नहीं समझ में आया सर, क्या बोल दिया आप, क्या लिखा हुआ है ना। आइए इसको तोड़ते हैं, एक एक करके आराम से समझते हैं। सब देखिए जब भी कोई लॉ का डेफिनेशन हो लंबा हो उसको तोड़ तोड़ के समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए, तोड़ तोड़ के, आराम आराम से। आइए सबसे पहले चलते हैं। कह रहा है गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी इतना ही रखिए, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर वो तरह की प्रॉपर्टी जिसको मूव कर सकते हैं हम, यहां से वहां, वहां से यहां। अगर पेन है सर, यहां से उठाए यहां से लेके गए, इधर उठाए उधर गए उधर गए, क्या इसको गुड्स की कैटेगरी में रखा गया, बिल्कुल रखा गया सर, है ना। हम ना अभी शॉपिंग गए थे, शॉपिंग करने गए ना, तो हमको वहां पे एक कपड़ा मिल गया सर, हम उसको उठाए और लेके चल दिए, क्या वो गुड्स की कैटेगरी में है, बिल्कुल गुड्स की कैटेगरी में। सर हम ना
रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह उठते के साथ ही क्या करते हैं सर, नहाते हैं, नहाते वाते भी हैं, ब्रश व्रश करते भी हैं। तो सर नहाने के साथ हमको क्या लगता है, साबुन, क्या ब्रश करते हैं तो ब्रश, क्या ये सब क्या मूव होता है सर, बिल्कुल होता है। इसको हम क्या गुड्स की कैटेगरी में रखते हैं, बिल्कुल गुड्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, गुड्स कहने का मतलब यहां पे हुआ हर चीज जिसको आप मूव कर सकते हैं। आप आंख बंद करिए, आपके दिमाग में जितनी सारी चीजें आती हैं जिसको मूव कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। यहां तक तो डेफिनेशन था कुछ दूर तक, ठीक है। चलो ये हो गया, सिंपल सी बात है। चलिए और एग्जांपल दूं क्या, और क्या, चलो ये रिमोट, ये मेरे पास रिमोट है, इस रिमोट को मूव कर सकते हैं तो जी सर गुड्स है ना। चलो कोई भी चीज आप अपने दिमाग में लेके आइए, ये ब्लेजर, इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, गुड्स है जी सर। सर सामने कैमरा लगा हुआ है, कैमरा मूव कर सकते हैं, गुड्स है, हर कुछ गुड्स है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्या बोल रहा है, यहां तक तो था, यहां तक क्या था, ये देखिए यहां तक तो बोला गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यहां तक ठीक है, ठीक है। यहां बोला अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, मतलब ये एक्शनेबल क्लेम और क्या होता है बताऊंगा, और मनी, ये दोनों क्या है, गुड्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। मनी मतलब पैसा, सीधा सीधी बात है। मान लो ये नोट 2000 रुपए का है ना, इसको पकड़ के तो हम लोग ऐसे ऐसे उड़ा सकते हैं, है ना, उड़ा सकते हैं ना भाई, ऐसे ले ऐसे ले ऐसे ले, ये ले, ये गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता है। मनी कभी भी गुड्स नहीं हो सकता, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके साथ अच्छा एक चीज और बताइए सर, आपको पता है जिसके साथ पैसा अटैच हो, जैसे मान लो एक लिफाफा आता है, एक लिफाफा आता है, 1 रुपए का सिक्का यहां लगा हुआ रहता है, देखिए तो 1 रुपया सिक्का भी पैसा है। जब हम कह रहे हैं मनी गुड्स नहीं है तो वो भी गुड्स नहीं होना चाहिए, नहीं, यहां लिफाफा के साथ अगर है ये, और ये इसको आप 5 रुपए में खरीद रहे हो तो ये क्या है, ये गुड्स है। लेकिन सिर्फ मनी, ओनली मनी इज नॉट अ गुड्स। ये बात समझ में आ गया जी सर। तो एक तो ये, दूसरा था एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम्स। भाई साहब एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब क्या हुआ, जिसके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं, जिसके ऊपर हम क्लेम कर सकते हैं, उसको वो सारा चीज हम क्या है, वो भैया गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल ये ए, ये बी, अब ए 5,000 रुपया दिया था कभी इसको, तो ये ए अगर 5,000 दिया था तो ये इसका क्या डेट है, उधार है ना। अगर 5,000 दिया था 1 साल के लिए, और 1 साल के अंतर्गत 20 को पैसा नहीं दिया तो ये क्या करेगा, 2-4 दिन बोलेगा, उसके बाद भी नहीं दिया तो डेट के बिहाफ में एक्शन लेगा, या फिर क्लेम करेगा, या फिर सूट करेगा, केस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इसको भी क्या बोलते हैं सर, ये एक्शनेबल क्लेम है, जहां पे आप एक पार्टी दूसरे पार्टी पे कोई एक्शन ले सकती है, कोई शूट कर सकती है, उसको एक्शनेबल क्लेम कहा गया है, और इसे भी क्या गुड्स की कैटेगरी से बाहर रखा गया। ये बात ध्यान में रखिए। चलिए अब आते हैं, चलिए थोड़ा सा और डेफिनेशन आगे बढ़ाइए। क्या बोला, गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स और मनी, ये दोनों को छोड़कर। फिर क्या इंक्लूड कर रहा है, एंड इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स attached to or forming the part of the land which are agreed to be severed before the sale under contract of sale। देखो भाई साहब ध्यान से समझिए, देखो आ जाओ, ये क्या बोला, लैंड है आपके पास, है ना, यही बोल रहा है, यहां देखो क्या बोल रहा है, ये इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स, ये भी देख लो स्टॉक और शेयर्स। जैसे किसी कंपनी का स्टॉक है, वो भी गुड्स की कैटेगरी में, क्योंकि उसको भी मूव कर सकते हैं। शेयर्स, वो भी क्या गुड्स की कैटेगरी में रखा गया है, उसको भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब सर क्या गुडविल भी मूव हो सकता है, वो भी क्या है सर, इंटेंजिबल एसेट्स है। शेयर्स कहां से दिखता है क्या, नहीं, इनविजिबल है, वो भी गुड्स है, लेकिन उसको भी मूव किया जा सकता है, तो वो भी क्या रखा गया है सर, गुड्स की कैटेगरी में रखा गया। अब और नेक्स्ट, ग्रोइंग क्रॉप्स। सर एक बात बताइए, जो घास है, ऐसा है ना, ये मान लो एक लैंड है
और यहाँ पे घास ऐसे 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 उगा हुआ है, बहुत सारा घास है, ठीक है, मान लो घास उगा हुआ है। अब क्या ये घास गुड्स है क्या? तो ये कहता है कि जो भी लैंड से अटैच है और उसको काट के जब आप सेल कर रहे हो तो सिर्फ इस ग्रास का कर रहे हो, उसको हम लोग गुड्स की कैटेगरी में रखते हैं। जो लैंड से अटैच है और कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम में, सेल करने के टाइम में उसको काट के दिया जा रहा है, वो उसको हटा दिया जा रहा है, उसको गुड्स की कैटेगरी में रखा गया है। सिंपल एकदम। सर अब पेड़ है, पेड़ है ना, पेड़ है, ये लैंड से अटैच है, ठीक है, हाँ सर ये अटैच है। अब क्या ये भी गुड्स में आएगा? नहीं, जब तक तो ये पेड़ रखा हुआ है क्या ये गुड्स में आएगा? नहीं। लेकिन इसी में फल लगा हुआ है, आम लगे हुए हैं, ये गुड्स की क्या ये गुड्स की कैटेगरी में आएंगे? तो भैया जब आम टूट जाएंगे, आम बक्से में बंद हो जाएंगे, तो उसको गुड्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन अगर पेड़ ऐसे अटैच है तो ये गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। ऐसा एक बात बताओ, तुमने कभी ऐसा देखा कि भाई साहब ये पेड़, रात को मैं बंद करके देखा कि वहां आम का पेड़ लगा हुआ है, सुबह तुम जब उठ रहे हो तो वो आम का पेड़ इस जगह से इस जगह में दिखा, देखा कभी? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं दिखा होगा, नहीं जी। तो इसीलिए एक बात ध्यान रखिएगा, फिर से मैं समझा रहा हूं, क्या कि जो लैंड से अटैच है वो गुड्स की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम में जब उसको काट के कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं गुड्स की कैटेगरी में। तो क्या क्या गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा? सर एक्शनेबल क्लेम्स जिसपे हम एक्शन ले सकते हैं, मनी नहीं आएगा, और जो लैंड से अटैच है जिसको हम लोग काट नहीं सकते वो गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। बाकी सारे क्या गुड्स की कैटेगरी में आएंगे। चलो क्या कह रहे हैं देखो नेक्स्ट। अच्छा ये कहां मेंशन है गुड्स? सेक्शन 2 के सब सेक्शन 7 में, है ना, ये ध्यान रखिएगा। कह रहा दिस इज अ वाइडर डेफिनेशन दैट द कंटेंट इन इंग्लिश लॉ व्हिच डज नॉट कंसीडर स्टॉक एंड शेयर्स एज ए गुड। अच्छा देखो इंग्लिश लॉ का हम लोग का मतलब भैया बाहर वाले लॉ से स्टॉक और शेयर को वहां इंक्लूड नहीं किया गया, इसको छोड़ो, इग्नोर करो, इग्नोर करो। ये देखो actionable claims are claims which can be enforced only by an action or suit, example debt। देख लो दिया ना, मैंने क्या बोला था? एक्शनेबल क्लेम का क्या मतलब हुआ कि जहां हम एक्शन ले सकते हैं या उस पर केस कर सकते हैं किस बिहाफ पे, डेट के लिए इन्फोर्स किया जा सकता है, तो उसको एक्शनेबल क्लेम कहा गया। अ डेट इज नॉट ए मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स, डेट को मूवेबल प्रॉपर्टी या गुड्स नहीं माना गया है, ठीक है। कह रहा है एफडीआर फिक्स डिपॉजिट रिसीट आर कंसीडर्ड एज गुड्स। अच्छा तो फिक्स डिपॉजिट रिसीट को गुड्स कंसीडर किया गया है अंडर दी सेक्शन 176 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। चलो ये बात है, तो ये हो गया गुड्स कि गुड्स का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। क्या क्या सर? सर हर वो चीज जिसको हम मूव कर सकते हैं अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स, और क्या सर अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स के साथ साथ मनी, पैसा, इसको हटा दो। फिर स्टॉक हो गया, शेयर हो गया, या फिर कोई ग्रास हो गया, थिंग्स अटैच जो उससे है ना, उसको जब हम कॉन्टेक्ट कर रहे हैं उस समय हटा दिया गया हो, काट के निकाल दिया गया हो, वो क्या है? वो सारे गुड्स में आ जाते हैं। बात समझ में आया जी? चलिए अब गुड्स के टाइप्स का डेफिनेशन दिया गया कि भैया कौन कौन से गुड्स के टाइप्स हैं। आइए हम उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स कहने का देखो एग्जिस्ट कर रहा है, जो अवेलेबल है वो क्या, कब? सेल के टाइम में। देखो जैसे मान लो ये, ठीक, हाँ सर, तो ये क्या है? ये अवेलेबल है भाई सेल के लिए, चलो लो बेच दिया, काम खत्म। अब इसका एग्जांपल एक और अच्छा देता हूं। मान किसान खेती करते हैं, सर खेती करते हैं, क्या किसान जैसे ही चावल रोपते नहीं जाते हैं वैसे ही चावल उग जाता है? नहीं, वैसे नहीं होता है। जब किसान खेती करते हैं बारिश वारिश होती है, सारा चीज प्रोसेस होता है, बाद में धान उगते हैं, धान के बाद उसकी कटाई होती है और फिर चावल फॉर्म में आता है, वो क्या हो गया? वो हो गया एग्जिस्टिंग गुड्स। क्या हो गया? एग्जिस्टिंग गुड्स कि भैया सर रेडी है सामान, अब आपको बेचना है, दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग गुड्स, जो अवेलेबल है। जो अवेलेबल नहीं है उसको क्या बोलेंगे सर? उसको फ्यूचर गुड्स बोलेंगे, है ना, कि जो सामान अवेलेबल नहीं है, जो रेडी नहीं है, जो प्रोसेस्ड नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फ्यूचर गुड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल वही चीज मैं बता रहा हूं, अब जैसे मान लो मैं गया किसान के पास गया,
बोला भाई साहब तुम खेती लगा रहे हो, लहलाया हुआ दिख रहा है फसल, एक काम करो तुमसे कांटेक्ट कर लो कि हाँ ये तुम हमको बेच दोगे, ठीक है, अभी खेत में ही है, कटा भी नहीं है ना, फसल कटा भी नहीं है, मैंने जाके उससे कांटेक्ट कर लिया कि तुम उसे बेच दोगे। वो बोला ठीक है प्रोसेस होने दो, दे देंगे गुड्स, ठीक है। मैंने उससे एग्रीमेंट कर लिया कि क्या, कि हमको ये गुड्स मिल जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। आओ अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर स्पेसिफिक गुड्स पे जाएंगे, पहले एग्जिस्टिंग और फ्यूचर समझ लो। क्या कह रहा है, एग्जिस्टिंग गुड्स आर सच गुड्स आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कि जब सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस समय वो गुड्स अवेलेबल हो, वो सामान अवेलेबल हो, उसको हम लोग बोलेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स। दोज ओन्ड एंड पोसेस्ड बाय द सेलर, सेक्शन 6 में ये बात कही गई है, जो ओन्ड और पोसेस्ड किसके, सेलर के द्वारा किया गया हो, ठीक है। दूसरा है फ्यूचर गुड्स, अब देख लो, कह रहा मींस गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेक्शन 2 के सबसेक्शन 6 में यह मेंशन है। मतलब क्या हुआ, देखो गुड्स जो मैन्युफैक्चर्ड है मतलब उत्पादित है, प्रोड्यूस्ड कर दिया गया है, या एक्वायर्ड सेलर के द्वारा एक्वायर कर लिया गया है जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ तब, इसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर गुड्स, ठीक है। चलो कह रहा दस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ फ्यूचर गुड्स एग्जांपल 1000 क्विंटल्स ऑफ पोटैटोस टू बी ग्रोन ऑन एज फील्ड, बोला ए के फील्ड पे 1000 किलो का आलू उत्पादन होना है, इज नॉट इलीगल, वो इलीगल नहीं है, थ्रो द एक्चुअल सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज नॉट पॉसिबल, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। अच्छा एक बात देखो, ध्यान समझना, क्या कह रहा है, कह रहा है फ्यूचर गुड्स जो है वो सेल का एग्जाम्पल नहीं है, एग्रीमेंट टू सेल का एग्जांपल, वही तो हम लोग कर रहे हैं, है ना। जो गुड्स अवेलेबल ही नहीं है वो सेल कैसे हुआ, जैसे अगर ये गुड्स अवेलेबल है, मैंने आपको दे दिया, आपने खरीद लिया, हो गया सेल। लेकिन अगर धान की अभी खेत में ही है, हम उससे बात ही कर रहे हैं कि भैया जब प्रोसेस हो जाएगा तब दे देना, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे, नहीं, उसको एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, एग्रीमेंट टू, पढ़ेंगे सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या फर्क है, आगे डिटेल में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल, कि भैया हमने बेचने के लिए एग्रीमेंट कर लिया है कि भैया वो गुड्स हम खरीद लेंगे, तुम बेच देना, ठीक है जी सर। उसके बाद आता है स्पेसिफिक गुड्स। अब देखो स्पेसिफिक गुड्स क्या हो गया, स्पेसिफिक गुड्स मतलब जो जिस गुड्स को देख लिया गया, आइडेंटिफाई कर लिया गया है, और कि भैया हम इस गुड्स को ले जाएंगे या इस गुड्स को खरीद लेंगे, ठीक है, या इस गुड्स को बेचेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स। जैसे आप किसी दुकान में गए, वहां पे ना आपको एचपी के लैपटॉप्स पड़े हुए थे, आप देखें, आप बोले भैया हम एक लैपटॉप ले जाएंगे, आपने क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया कि आप एचपी का लैपटॉप ले जाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स। अब स्पेसिफिक गुड्स को ना दो पार्ट में बांटा गया, एक अनअसर्टेन्ड गुड्स और एक एज सर्टेन्ड गुड्स। देखो एज सर्टेन्ड मतलब देखो नाम पे जाना, एज सर्टेन जैसा हमने निश्चित किया है वैसा वाला गुड्स, अनअसर्टेन्ड मतलब जैसा हमने निश्चित नहीं किया वैसा वाला गुड्स, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो असर्टेन गुड्स का मतलब होता है कि आप गुड्स एकदम गए, देख लिए, समझ लिए, उसका नाम सब कुछ मेंशन कर दिए, और उसके बाद वो गुड्स आप परचेस कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आप दुकान गए, आप बोले भैया हमको एचपी का लैपटॉप चाहिए, बोले ठीक, बोले 500 GB होना चाहिए, ठीक है, बोले ठीक, और 8 GB रैम होना चाहिए, बोले ठीक है, सारा डिटेल आप दे दिए, बोले हमको थोड़ा सा ना स्क्रीन छोटा वाला चाहिए, ये वाला लैपटॉप हमको रख देना, हम ये लेके जाएंगे, इसको बोलते हैं क्या, एज सर्टेन, जैसा मैंने निश्चित किया वो वाला। अनअसर्टेन का मतलब क्या हुआ कि भैया सिर्फ बता दिए, है ना, स्पेसिफिक गुड्स में बता दिए कि भैया हमको एचपी का लैपटॉप लेना है, दैट्स इट, ठीक है। देखो पढ़ो, कह रहा स्पेसिफिक गुड्स मींस गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज बीन मेड। तो जब सिर्फ क्या करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा तो गुड्स आइडेंटिफाई करके और एग्री हो जाएंगे कि भैया हमको ये चीज चाहिए। स्पेसिफिक गुड्स में बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम जेनेरिक और अनअसर्टेन गुड्स डिफाइंड ओनली बाय द डिस्क्रिप्शन नॉट आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन। बोल रहा है भाई साहब अनसर्टेन गुड्स का मतलब हुआ कि हम लोग डिस्क्राइब कर दिए भैया ऐसा ऐसा हमको गुड्स चाहिए, हम देखे नहीं है गुड्स को, हम बोले भैया ऐसा ऐसा एक लैपटॉप चाहिए जो बढ़िया हो, जो ऐसे 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 बात हो, बस सिंपल,
डिस्क्राइब करके हम लोग जाते हैं ना दुकान में, भैया एक लैपटॉप दिखा दो यार, अच्छा है, उसको अनसर्टेन बोलते हैं। लेकिन जब हमने उसको बता दिया कि भैया मुझे एचपी का लैपटॉप चाहिए, 22 इंच का चाहिए, 500 जीबी रैम चाहिए, 8 जीबी रैम चाहिए, 500 जीबी रोम चाहिए, है ना, ये सारा फीचर्स चाहिए, ग्राफिक्स इतना चाहिए, तो वो हो गया असर्टेन गुड्स। क्या होता है? असर्टेन गुड्स। देखो एज सर्टेन लिखा हुआ है, जैसा निश्चित किया गया, ascertain goods have been held to mean goods identified in accordance with the agreement after the contract of sale has been made। तो बोटा जैसा एग्रीमेंट में आप बनाए थे वैसा ही गुड्स आपको मिले, उसको बोलेंगे एज सर्टेन गुड्स। देखो ध्यान से यार, ध्यान समझना, स्पेसिफिक गुड्स क्या हो गया कि भैया हमने उस दुकान में गए, आइडेंटिफाई कर लिया कि हमको ये वाला गुड्स चाहिए। अब जब हमको गुड्स लेने के लिए जा रहे हैं तो क्या हमको जैसा गुड्स हम बोले थे, जो चीज बताए थे, वो गुड्स मिला या ना मिला, तो उसको कैसे पहचानेंगे? एज सर्टेन गुड्स बोलेंगे उसको कि भैया हम जो गुड्स बोल के गए थे वही गुड्स हमको मिला। अनसर्टेन मतलब जैसा गुड्स बोले थे वैसा गुड्स नहीं मिला, हम जो डिस्क्राइब किए थे वो गुड्स नहीं मिला, उसको क्या बोलेंगे? अनसर्टेन गुड्स। बात समझ में आ गई सर? बहुत अच्छे समझ में आ गई। चलिए उसके बाद है 5, गुड्स आर सेट टू बी एन डिलीवरेबल। क्या हो रहा है यार, पलट क्यों ना, डिलीवरेबल स्टेट, बाय डिलीवरी है ना, वही डिलीवरेबल स्टेट, व्हेन दे आर इन such a condition that the buyer would under contract be bound to take delivery of them। देखो ध्यान समझो, बोटा है गुड्स आर सेट टू बी डिलीवरेबल स्टेट का क्या मतलब हुआ कि भैया बायर एग्री है कि हम गुड्स ले जाएंगे, हमको दे दो, उसी को बोलेंगे डिलीवरेबल स्टेट में। देखो एग्जांपल क्या दिया है, कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल टिम्बर, मेक बंडल ऑफ thereof and the goods will be in deliverable state after A has put the goods in a such a condition। तो बोल रहा भाई साहब ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किससे? सेल टिम्बर से, कि भैया हमको बंडल बना दो, हम लकड़ी ले जाएंगे। ठीक है, जैसे बंडल बना दिया वो डिलीवरेबल स्टेट में हो गया कि भैया रेडी है, लकड़ी उठा के ले जाओ। ये तो सिंपल सा, इसमें कुछ बात वैसा नहीं है। तो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए? बहुत डेफिनेशन पढ़ लिए, बायर सेलर हो गया, गुड्स हो गया क्या होता है, उसके बाद गुड्स के टाइप्स पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिलीवरी और उसके फॉर्म्स। कितने तरह की डिलीवरी होती है? डिलीवरी है ना, लेना है ना डिलीवरी, ऐसे थोड़ी है फ्रिज लेके आया भैया अपने ही कंधे में ढोके ला रहे हैं, चल रहे हैं ऐसे ऐसे अपने अपने हैं, ऐसे ऐसे तो नहीं करोगे ना, नहीं। क्या करोगे भैया? डिलीवरी लेंगे, है ना, हम पैसा दे के आएंगे, घर भिजवा देगा वो। ठीक है, तो डिलीवरी मतलब क्या हुआ? डिलीवरी मतलब हुआ कि भैया अपने ऑनरशिप का ट्रांसफर कर देना। सेलर के पास पहले ऑनरशिप था, आप पैसा दिए, कॉन्ट्रैक्ट किए, सेल ले लिए, भाई साहब वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, मतलब जब आप एक गुड्स खरीद लिए तो आपका गुड्स हो गया, आपको ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, इसको बोलते हैं डिलीवरी। देखो कह रहा है डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन बाय वन पर्सन टू अनदर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में मेंशन है। तो डिलीवरी क्या मतलब हुआ कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पोजीशन का ट्रांसफर होना जाना चाहिए। बात समझ में आया? जी सर। कह रहा है जनरल रूल, डिलीवरी ऑफ गुड्स मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग व्हिच हैज इफेक्ट द पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बायर और एनी ऑथराइज्ड टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ। डिलीवरी में भी 3 काइंड्स, 3। देखो बोल रहा है भाई जनरल रूल में डिलीवरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि भैया पोजीशन ट्रांसफर कर दीजिए। डिलीवरी का मतलब ये भी होता है कि आप सिर्फ या तो मेरे को दे दीजिए जो बायर है उसको, या फिर मेरे द्वारा किसी कहे गए इंसान को डिलीवरी भी दे सकते हैं। बात समझ में आया जी? तो वही कह रहा है। चलिए अब डिलीवरी को 3 टाइप में रखा गया। एक तो हो गया एक्चुअल डिलीवरी। सर एक्चुअल डिलीवरी क्या हुआ? हम सामान गए, खरीदे, उनको घर में भिजवा दिया, पोजीशन ट्रांसफर हो गया, फिजिकल डिलीवर कर दिया, बात खत्म। हम सामान कर दे, बात में ये किया, दुकानदार सामान बेचा, मेरे घर में डिलीवर कर दिया, खत्म, फिजिकली खत्म। तो इसको बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। सामान खरीद के घर में पहुंच गया, फिजिकल डिलीवरी खत्म। दूसरा है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हम बोलते हैं भाई साहब, जब आप सोचो कि मान लो आप मार्केट से फ्रिज लेने के जा रहे हो जी, आपको कोई और काम आ गया, आप कहीं और चले गए, तो है ना, आप क्या बोले, आप बोले भाई साहब मेरे घर के ऊपर वाले ना फ्लोर में ना मिश्रा जी रहते हैं, वो मिश्रा जी के यहाँ ना आप फ्रिज डिलीवर कर देना, हम वहां से नीचे उतरवा लेंगे। ठीक है, अब दुकानदार क्या बोलेगा, नहीं हम मिश्रा जी के यहाँ तो नहीं करेंगे, आप ही के यहाँ करना होगा, हमको जो करेंगे ना हम तो आप ही के यहाँ करेंगे। ऐसा हो गया? ऐसा नहीं होगा। डिलीवरी क्या करेगा? वो मिश्रा जी के यहाँ करेगा, आप जाएंगे, आप मिश्रा जी से ले लेंगे, है ना, सिंपल सी बात है, इसमें कोई खास था नहीं सर। कंस्ट्रक्टिव। तीसरा है सिंबॉलिक डिलीवरी। भाई साहब सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होता है? ध्यान समझिएगा।
भाई साहब सिंबॉलिक डिलीवरी कहने का मतलब है कि आपको कोई एक ऐसा स्लिप दे दिया जिसके बिहाफ पर डिलीवरी हो जाएगी। एग्जाम्पल लो रेलवे रिसिप्ट का। जब आप देखते हो रेलवे रिसिप्ट हो या फिर कोई चीज़ आप ये करने जाते हो, पोस्ट ऑफिस में जाते हो, तो जब आप कुछ भेजते हो बाहर तो आपको क्या देता है, वो रिसीट देता है ना। आप रिसीट क्या करते हो, ले लेते हो, ठीक है, रिसीट ले लेते हो। वो अगर आपको कोई दिक्कत आती है, सामान नहीं पहुंचा, तो रिसीट दिखाते हो ना, भैया हम ये गुड्स भेजे थे, कहाँ चला गया, है ना। तो उसी तरीके से सिंबॉलिक डिलीवरी होती है, जब आपको कोई ऐसा सिंबल मिल जाए जिसके तहत आप गुड्स वहां ले लो, उसको बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। या फिर मान लो आपके किसी ने वहां से, मान लो दिल्ली से कोई सामान भेज रहा है, आपके बाइक, एक नया बाइक आ रहा है रेलवे से, अब आपके पास कुछ है ही नहीं, आप दिखा ही नहीं पा रहे हो, आप कैसे गुड्स लोगे। तो भैया ऐसा है कि वहां से बाइक लेके यहाँ आएगा तो आपके पास फोन में आ जाएगा, आप क्या दिखा दोगे, देखो भाई मेरा ये रिसीट है, ठीक है, तो वो रिसीट सिंबॉलिक डिलीवरी है। चलो एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, मान लो तुम्हारी दुकान है, ठीक है, तुम्हारी दुकान है, तुम क्या कर रहे हो, सामान ले रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है सर। अब क्या हुआ, तुम्हारा गोडाउन का अलग चाबी रहता है, वैसी बात है चाबी रहेगा, तुम्हारा ना स्टॉक आ गया अचानक, और तुम निकल रहे थे पार्टी में, है ना, तुम पार्टी में निकल रहे थे, तुम्हारा स्टॉक आ गया, तुमने क्या करा, चाबी दे दिया किसी स्टाफ को, बोला भाई ले, तुमको ना ये चाबी दे दे रहे हैं, ठीक है, वो आएगा, तुम स्टॉक रखवा लेना। तो अब आपको, आपने क्या करा, आपने चाबी उसको डिलीवर करा, और वही चाबी सिंबल है कि ये आपका घर है, अदरवाइज आपको पहचानेगा ही नहीं सामने वाला। वो दुकान देखा है, दुकान के अलावा कुछ देखा ही नहीं है, कौन, सामान देने वाला, तो वो दुकान का चाबी या गोडाउन का चाबी उसको दे दिया, बोला ठीक है चाबी खोल के तुम रखवा लेना। वो आया गोडाउन में, देखा तुम्हारी यार, तुम आया और तुम चाबी खोल दिया, बोला भाई साहब तुम तो नहीं लग रहे हो, बोला भाई साहब मेरे देखो मेरे पास चाबी है, तो मैं ही तो ऑनर हूं, अभी कौन ऑनर होगा। तो इसको बोलते हैं क्या, सिंबॉलिक डिलीवरी। आइए अब इसका डेफिनेशन पे जाते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू दी बायर, जब बायर को गुड्स फिजिकली डिलीवर कर दिया जाए उसको एक्चुअल डिलीवरी बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी देखते हैं, कह रहा है व्हेन इट इज इफेक्टेड विदाउट एनी चेंज द कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन ऑफ द थिंग एज इन द केस ऑफ डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, वेयर हाउसमैन होल्डिंग अ गुड्स ए एग्रीज टू होल्ड देम ऑन द बिहाफ ऑफ बी एट एज रिक्वेस्ट। वही चीजें बोल रहा है भाई साहब, ए के रिक्वेस्ट पर बी किसी गुड्स को उसको होल्ड करने के लिए तैयार हो जाए, रखने के लिए तैयार हो जाए, उसको कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलते हैं। सिंबॉलिक में देख लो, कह रहा है वेयर देयर इज अ डिलीवरी ऑफ थिंग इन अ टोकन ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ समथिंग that is delivery of goods in cause of transit may be made by handing over documents of title to goods like bill of lading, railway receipt, delivery orders or key of warehouse containing the goods handed over to buyer। तो भैया देखो सीधा सीधी बात है, क्या क्या, रेलवे रिसीप्ट भी, चाबी भी किसी वेयर हाउस का, या फिर डिलीवरी ऑर्डर्स, कुछ भी, कोई ऐसा प्रूफ जिसमें आप जिसके हाथ में वो रहेगा गुड्स उसको मिल जाएगा, सीधा सीधी बात, उसको बोलते हैं ये आपका सिंबॉलिक डिलीवरी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। यही सिंबॉलिक डिलीवरी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स से ही होती है, ध्यान से समझिएगा। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स कहने का मतलब कि उस डॉक्यूमेंट में आपका टाइटल लिखा हुआ है कि भैया गुड्स इसी को देना है ना, उसको क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। ठीक है, चलो देखो, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स इंक्लूड्स बिल ऑफ लाइडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वारफिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीप्ट, मल्टी मॉडल ट्रांसफर डॉक्यूमेंट। ये सारे एक तरीके के आपके रिसीट है जिससे आपको गुड्स की डिलीवरी कर दी जाती है। वारंट और ऑर्डर फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज ए प्रूफ ऑफ पोजीशन और कंट्रोल ऑफ द गुड्स और authorizing or purporting to authorize either by endorsement or by delivery। ध्यान से समझना इस लाइन को, बोल रहा है किसी और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड्स को मान ले कि भैया किसके प्रूफ के तौर पर कि वो गुड्स का पोजीशन वही लेगा या उस गुड्स का कंट्रोल उसके हाथ में, या अथॉरिटी वो है, या आइदर या तो इंडोर्समेंट के थ्रू किसी और के थ्रू आए या फिर डिलीवरी के थ्रू आए, किसी भी तरीके से आए। मतलब सीधा सीधी बात हो, इंडोर्समेंट का मतलब हुआ
कि अगर जिसका गुड्स है वो नहीं भी रिसीव कर रहा है, कि उसके हाथ में वो टाइटल ऑफ गुड्स किसी और, मान लो मुझे गुड्स मिलना था, मैं ए, मुझे गुड्स मिलना था, लेकिन मेरे बिहाफ पे बी गया और उसके हाथ में डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, तो भैया वो गुड्स उसको देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें उसके हाथ में प्रूफ है कि वो ऑनर है। बात समझ में आ रहा है जी सर? चलिए, तो इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। चलिए अब देखिए एक चीज और समझाता हूं। कह रहा हाउएवर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। अब देखिए डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में क्या डिफरेंस है भैया? शोइंग टाइटल हुआ कि आपको दिखा देगा कि आपका गुड्स है, लेकिन आप उसको किसी और को देखकर अपने नाम नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट को। शेयर सर्टिफिकेट क्या हुआ? इतना शेयर आपने खरीदा, आपके नाम के है, बात खत्म। क्या वो शेयर को आप किसी और को देंगे तो वो उसका पैसा मिल जाएगा क्या? नहीं, वो आप ही को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें रेलवे रिसिप्ट को, भैया हम लाएं कोई, उससे कोई मतलब नहीं है, आप रिसिप्ट दिखाइए, आपको सामान मिल जाएगा। ठीक है, रिसिप्ट दिखाइएगा, सामान दे देगा। लेकिन शेयर सर्टिफिकेट में ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में डिफरेंस क्या है? शोइंग टाइटल दिखाने के लिए, सब दिखाओ, और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपको उससे डिलीवरी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद है मर्केंटाइल एजेंट। अरे भैया एजेंट, एजेंट का क्या डेफिनेशन? चलो सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में क्या डेफिनेशन दिया है देखो। एजेंट का कहने का मतलब है वो जो ऑक्शनर होते हैं ना, जो ब्रोकर्स होते हैं, उसको ही एजेंट कहा जाता है। देखो ध्यान से जो लोग क्या बोल रहा है, कह रहा है इट मींस एन एजेंट हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज सच एजेंट एन अथॉरिटी आइदर टू सेल गुड्स और टू कंसाइन गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल और टू बाय गुड्स और टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स। भाई साहब ये काम सीधा सीधी बोलो कि दुकानदार बहुत बड़ा आदमी है, तो अपने बिहाफ पर और माल उसको बेचना है, तो कंसाइनर कंसाइनी हम लोगों ने पढ़ा है ना 12th में, वही बात कह रहा है कि भैया हम क्या करते हैं, गुड्स को बेच दिए, मेरा एजेंट है, एजेंट के थ्रू भी आप गुड्स खरीद सकते हो। तो ये बात है, अगर मैं यहाँ दिल्ली, मान लो मैं झारखंड में हूँ और दिल्ली में भी मेरा गुड्स बेचना है, तो वहां मेरा एजेंट होगा जो गुड्स बेचेगा जी। बस उसी की बात कर रहा है ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 9। उसके बाद है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का डेफिनेशन दिया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में। कह रहा प्रॉपर्टी हियर मींस द ओनरशिप एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द ओनरशिप ऑफ गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड बाय द सेलर टू द बायर और देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बाय द सेलर टू ट्रांसफर द ओनरशिप टू द बायर। सेम चीज है यार, प्रॉपर्टी भी बोल रहा है। प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ? ओनरशिप। और ओनरशिप हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में या तो आपको ट्रांसफर कर देना है तुरंत, या उसमें वादा करना है कि भैया हम गुड्स को क्या करेंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे, है ना। ये बात याद रखना, बस यही, और कुछ नहीं है इसमें। देखो क्या कह रहा है, इट मींस दैट जनरल प्रॉपर्टी राइट ऑफ ओनरशिप इन गुड्स नॉट merely स्पेशल प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स मींस जनरल प्रॉपर्टी, ऑल ओनरशिप राइट ऑफ द गुड्स, इसी को बोलते हैं क्या? प्रॉपर्टी। दिमाग से निकाल दो, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। चलो अब चलते हैं क्या, इंसॉल्वेंट। एक डेफिनेशन है इंसॉल्वेंट का, सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 किसका? सेल्स ऑफ गुड्स सेक्शन में, आइए उसको पढ़ते हैं। कह रहा है अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट when he cease to pay his debt in the ordinary course of business or cannot pay his debt as they become due whether he has committed an act of insolvency or not। बोल रहा है चाहे वो इंसॉल्वेंट और हुआ हो या ना हुआ हो, अगर वो नहीं दे रहा है, बोल रहा है सीरियसली बात समझिएगा, चाहे वो रियल में इंसॉल्वेंट हो ना हो, लेकिन अगर उसका जब्त कर लिया गया सारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, वो किसी डेट को नहीं पे किया है, तो वो इंसॉल्वेंट मान लिया जाता है। देखो पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट व्हेन ही सीज टू पे हिज डेट, जब वो उसका डेट को क्या किया, सीज कर लिया गया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, और कैन नॉट पे हिज डेट, वो पे नहीं कर सकता, वो क्या दे बिकम ड्यू, अभी ड्यू, अभी तक उसका पैसा ड्यू है, तो उसको क्या बोल सकते हैं सर? उसको इंसॉल्वेंट बोल सकते हैं। कंगाल ही होता है बाहर से जो भी हो। चलो अब 2 वर्ड पढ़ेंगे, सेल और एग्रीमेंट टू सेल, उसके बाद कहानी खत्म आज के लिए, है ना। चलो सेल और एग्रीमेंट टू सेल कहने का क्या मतलब है, ध्यान से। सेल का मतलब जब आप गुड्स डिलीवर हो चुका है, ठीक है, एग्जिस्टिंग गुड्स है, मिल गया, चलो काम खत्म। एग्रीमेंट टू सेल कहने का मतलब है कि हम अभी सेल नहीं हो रहा है, अभी एग्रीमेंट हो रहा है कि फ्यूचर में सेल होगा। एग्जांपल मैंने दिया था ना, जैसे आप किसी राशन की दुकान पे गए, बोले भैया 5 किलो चावल दे दो, दे दिया, पैसा दे दिया, काम खत्म, वो सेल कर दिया, आप हो गया। अब कोई मान लो कि आप वही चीज किसान वाला बात, किसान के पास आप गए, देखे लहलाते खेत में फसल है, बोले आज तो इसका धान तो बड़ा जबरदस्त होगा, आप इससे एग्रीमेंट कर लिए कि भैया लो एडवांस, आप क्या करो,
हमको ही देना चावल और कहीं किसी को मत देना, दैट इज एग्रीमेंट टू सेल। क्या है? एग्रीमेंट टू सेल। तो इसको याद रखिएगा कि देखिए कह रहा है इन द सेल ऑफ गुड्स द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर immediately. The term sale is defined in the section 4 clause 3 of the Sales of Goods Act 1930 as where under a contract of sale of property in the goods transfer from the seller to the buyer the contract is called a sale. ध्यान रखिए सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 या क्लॉज 3 में क्या कहा गया कि भैया गुड्स वो है जहां सेलर से बायर को ट्रांसफर कर दिया गया तुरंत, उसको क्या बोलेंगे सर? सेल बोलेंगे। लेकिन अब इसमें देखिए कह रहा है इन एग्रीमेंट टू सेल द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज नॉट ट्रांसफर इमीडिएटली। जो ओनरशिप है वो तुरंत ट्रांसफर नहीं होगा। अरे भाई गाड़ी खरीदने गए तुरंत गाड़ी हमको मिल गया, हमको ओनरशिप ट्रांसफर मिल गया। लेकिन अगर वही धान खरीदने गए तो भैया हमको क्या अभी तुरंत मिला? नहीं, फ्यूचर में मिला, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपका एग्रीमेंट टू सेल। देखिए क्या कह रहा है, इट इज इंटेंडिंग टू ट्रांसफर अ फ्यूचर डेट। क्या फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होगा? upon the completion of the certain condition thereon. The term defined section 4(3) of the Sales of Goods Act, दोनों section 4(3) में ही है, which follows where under contract of sale the transfer of property in goods is to take place of future time or subject to some condition thereafter to be fulfilled, the contract is called agreement to sell. इसको क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे। ठीक है, चलो इसका चलो वो दो एग्रीमेंट का ये ना इसका थोड़ा सा ये देख लेते हैं, क्या कहते हैं कंपैरिजन, तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। ये देखो सेल क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट और सेल में द बायर बाइज प्रोडक्ट फ्रॉम द सेलर सेम टाइम और उसको टाइटल ऑफ गुड मिल जाता है उसी टाइम में। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में टाइटल सेम टाइम पे नहीं मिलता है, बाद में ट्रांसफर होता है, मतलब ऑनरशिप तुरंत नहीं मिलता है। देयर आर नो सच कंडीशन टू फुलफिल दैट। देखो सेल हो गया तो क्या कंडीशन, लेकिन एग्रीमेंट ऑफ सेल में बोल रहा है ओनली बाय फुलफिलिंग द कंडीशन, जब आप कंडीशन फुलफिल करेंगे तभी गुड्स ट्रांसफर होगा। बोला सेल्स आर लाइक कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, ओब्वियसली बात है, सेल हो गया कॉन्ट्रैक्ट हो गया खत्म। और एग्रीमेंट टू सेल में क्या बोल रहा है? इज अ नेचर ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट व्हिच हैज टू बी कंप्लीट, कब? जिसको कंप्लीट होना है फ्यूचर में। तो बोल रहा है बायर क्या कर रहा है? रिकवर कर सकता है गुड्स इन द व्हेन द सेलर सेल्स द गुड्स टू द अनदर पर्सन। ये बात बायर कैन बोल रहा है, देखो जब सेलर क्या करेगा, गुड्स मान लो तुम खरीद लियो और उसको बेच देगा किसी और को, तो तुम गुड्स उससे ले सकते हो, है ना। और बोल रहा है व्हेन द सेलर सेल्स द प्रोडक्ट टू द अदर पार्टी बायर कैन नॉट रिकवर द गुड्स, ही कैन क्लेम डैमेजेस। देखो ध्यान समझो, सेल में तुम्हारा गुड्स बेच दिया, तुमको गुड्स चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए तुमको सेलर से। लेकिन भैया एग्रीमेंट टू सेल में मान लो किसान ने तुम 50 रुपए बात करके गए थे, है ना, कि 50 रुपए किलो हम खरीद लेंगे सारा चावल, और वो क्या किया, वो लालची था, वो बेच दिया 55 रुपए किलो में, वो पहले बेच दिया तुम्हारा तो तुम्हारा एग्रीमेंट फेल। अब तुम उससे ये नहीं बोल सकते तुमको चावल दो, तुम उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हो कि भैया हम उस समय तुमसे किए थे इतने में, इतने का डैमेज हुआ, ये डैमेज तुमको देना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखो। बायर क्या है? रिस्पॉन्सिबल है लॉस के लिए। अच्छा सेल जब हो जाएगा तो सामान तुम्हारा पोजीशन, तुम खरीद लिए, सब जब खरीद लिए तो रिस्पॉन्सिबल लॉस कुछ, अब मान लो लेके गए आगे गाड़ी खरीद के तुम गए, गाड़ी गिरा दिए गड्ढे में, चावल लेके जा रहे थे, सारा का सारा प्लास्टिक टूट गया, तो वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? बायर का। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में सारा रिस्पॉन्सिबल क्लॉज किसके लिए सर? एग्रीमेंट टू सेल में सारा कौन है सर? इसमें सेलर रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेलर। क्यों? क्योंकि मान लो यार अभी तक तो पूरा लहलहा रहा था खेती, है ना, पूरा किसान वाला जो था वो पूरा बढ़िया से देख के आए कि बढ़िया था। अब अचानक 3-4 दिन पानी इतना मार दिया कि सारा फसल बर्बाद, सारा बह गया। अब बताओ इसमें किसका गलती? इसमें किसी का गलती नहीं। इसमें बोलेगा सेलर कि भाई कोई बात नहीं, हम नहीं कर सकते, लॉस हो गया मेरा। अब बायर डज नॉट हैव राइट टू सू डैमेजेस अगेंस्ट द सेलर। अब बायर के पास यहाँ कोई अधिकार नहीं है कि क्या कर सके? डैमेजेस ले सके। क्यों? क्योंकि बायर का पोजीशन अपने हाथ में मिल गया। तुम सामान खरीद लिए तो तुम्हारा, अब तुम लॉस करो, फेंक दो, उठा के रख दो, कुछ करो, उसमें तुम क्या करोगे? सेलर का कुछ नहीं कर सकते हो। बोलेगा भाई हम दुकान से तुमको देके भेज दिए थे, बात खत्म। अब यहां कह रहा था सेलर कैन नॉट शू द प्राइस बट ही कैन शू डैमेजेस। बोल रहा है सेलर अगर कुछ ऐसा कम कर दिया तो वो प्राइस तो नहीं मांग सकता उसे, लेकिन डैमेजेस क्लेम कर सकता है। चलो सेम चीज है, देखो डिफरेंस एक और दिया हुआ है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये सर करंट सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, और एग्रीमेंट टू सेल जो होगा एग्जीक्यूटर ही होगा। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ये तुरंत हो जाता है, यहाँ पे फ्यूचर में होगा। ट्रांसफर ऑफ रिस्क, तो भैया रिस्क जो है यहाँ पे बायर का होता है। किसका? जब आप सेल करते हैं तो बायर का रिस्क होता है, एग्रीमेंट टू सेल में सेलर का रिस्क होता है।
राइट अगेंस्ट इच अदर, तो भैया सेलर को अधिकार क्या है, सेलर में फाइल अ सूट अगेंस्ट बायर फॉर प्राइस, प्राइस के लिए क्या कर सकता है सर, फाइल कर सकता है सेल में, है ना, कौन, सेलर, ठीक है। और एग्रीमेंट टू सेल में द बायर में फाइल सूट अगेंस्ट सेलर फॉर आइडेंटिटी, सुरक्षा के लिए, कि भैया हम तुमको, मान लो किसान वो वाला एग्जांपल में हम उसको बोले कि भाई साहब मेरा चावल अच्छे से ये करके रख देना, वो क्या किया, वो बेच दिया किसी और को, तो वो मेरा सुरक्षा नहीं किया, हम उसके लिए उस पर फाइल कर सकते हैं। राइट ऑफ सेलर टू रीसेल, रीसेल भाई साहब यहाँ पे पेमेंट के बाद पोजीशन सेलर का नहीं रहता है तो वो रीसेल नहीं कर सकता है, यहाँ पे वो कर सकता है लेकिन इसको फिर फाइन भरना पड़ेगा, इसको डैमेजेस देना पड़ेगा। देखो एग्रीमेंट टू सेल में उससे एग्रीमेंट ही ना किए हैं, हमको ज्यादा पैसा मिला हम बेच दिए, अब उधर से वो आया बोला ठीक है डैमेजेस देना है, डैमेजेस भी इसको देना पड़ेगा। लेकिन अब बताओ जब सामान खरीद लिए, तुम एक बोरा चावल लेके रख दिए उसके दुकान के बाहर रख दिया, तुम्हारा चावल बेच देगा, सर ना फोड़ दोगे तुम बेचे कैसे, हम तुमको पैसा दे दिए वो मेरा हो गया, नहीं जी। तो ये फर्क है सेल और एग्रीमेंट टू सेल में, सेल एट ए टाइम हो जाएगा, एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर में होगा, दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है जी। जी चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यार लाइक जरूर करो, है ना, लाइक नहीं करते यार, है ना, देखो और लाइक जरूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।